नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 और जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। जो ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में हुआ था उसके थ्रू आई है, और जो अभी जून में उसका वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इतना हो सकता है मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके आप कमेंट जरूर दी लिखिएगा, जिससे एक हौसला अफजाई होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को खराब ना करते हुए। अगला पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये उत्तर प्रदेश में यूपी लेखपाल का जो प्रश्न हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें जो है आपके, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इसमें जो है आपका, इसमें आपका जो है, इसमें आपका एक सेकंड बस हो गया। इसमें जो है आपका आपका दो आंसर होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो 8। अगर यहाँ पर भारतीय संघ में कितने राज्यों पूछा, राज्यों के साथ आपसे यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ देता। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ देता, केंद्र शासित प्रदेश भी अगर आपसे पूछ देता, तो आपका आंसर हो जाता 8 + 1 = 9। और वो एक यूटी कौन है? वो है आपका दिल्ली। कौन है? वो है आपका दिल्ली। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 8। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। मैं इतनी बार रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ये पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और विधान परिषद की कितनी सीटें? आपकी 100 सीटें हैं। ठीक है। इन 403 में से कितनी एससी के लिए आरक्षित है, कितनी एसटी के लिए है? तो एससी के लिए आपकी 84 सीटें और एसटी के लिए आपकी 2 सीटें। ये बात भी आपको याद रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का आपका क्षेत्रफल है। अगर अब वो ऐसे भी प्रश्न देगा आपको, भाई पेपर आपका मेंस देने जा रहे हो तो आपको इतनी भी तैयारी करनी होगी। पूछेगा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा बनाता है या नहीं बनाता है? तो मैं आपको बता दूं, एक तो आपका उत्तराखंड बनाता है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है। उसके बाद आपका बिहार भी सीमा बना, बिहार का मतलब बिहार, जेएच का मतलब झारखंड भी सीमा बनाता है। आपका राजस्थान भी सीमा बनाता है। आपका मध्य प्रदेश भी सीमा बनाता है। आपका छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है। ठीक है। ये हो गए आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और आपका छूट रहा है, हरियाणा। हरियाणा भी जो है वो आपका क्या करता है? सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। सहारनपुर की कुछ सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, थोड़ा सा पार्ट लगता है। इस वजह से हिमाचल प्रदेश भी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। बिहार भी करता है, झारखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है। अब एक प्रश्न आपसे और पूछा था, बिहार के कितने राज्यों, कितने जिलों के साथ, कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो हैं जो आपके बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बहुत डिटेल में हो जाएगा, धीरे धीरे मैं इसको भी आपकी तैयारी कराता रहूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, कंटेंट में आपको दम लग रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? ठीक है। अटलांटिक महासागर की बताया था, इसकी आकृति किस प्रकार की? यस आकार की इसकी आकृति। मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से इसकी आकृति, एस आकार की इसकी आकृति। अगर पूछ दे ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी जो आकृति वो यस प्रकार की है, तो क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। अब पूछा है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सा महासागर जोड़ता है? ये बात आपको पूछी गई, तो क्या हो जाएगा? ये जल डमरू मध्य क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर की जो जल डमरू मध्य है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यही संधि जो है यूरोप और अफ्रीका, सॉरी यूरोप, हाँ यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करती है। ये भी याद रखिए, ये यूरोप और याद रखिएगा, यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें प्रश्न आपका जो है, आप मुझे और बताओ, आप मुझे बताओ कि जल संधि का मतलब क्या होता है, जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है। क्या मतलब क्या है, ऐसा है जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ये अटलांटिक महासागर है और इधर ये आपका भूमध्य सागर है। समझ लो आप बात को, ये आपका क्या है, ये भूमध्य सागर है और ये इस प्रकार की आकृति है, ये अटलांटिक महासागर है। क्या है ये, अटलांटिक महासागर है। इनके बीच में एक पतली सी जलधारा है। ये बहुत, देखो यहाँ बहुत सारा पानी है, यहाँ भी बहुत सारा पानी है, और इन दोनों को एक पतली जल की धारा जोड़ रही है। क्या, पतली जल धारा जोड़ रही है। जोड़ रही है, यही क्या हो जाएगी, यही आपकी जल संधि हो जाएगी। मतलब दो बड़े पानी के जो भाग हैं, ठीक है, उनको एक पतले मार्ग से जो जोड़ता है, पतली जलधारा जोड़ रही, इसी को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट होता है किसी प्रश्न में तो जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। इस सेट में मैंने आपके यूपी लेखपाल के जो मेंस का पेपर हुआ तो उसके कुछ 7-8 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। किस लिए लिए, आप ये देखें कि मेंस का जो पेपर है, जो लोग लेखपाल का नहीं दे पाए थे, जो लोग वीडियो का री एग्जाम देने जाएंगे, तो वो ये देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पूछा है उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है। तो मंदिरों के शहर में जाना जाता है आपका किसको, वाराणसी को। किसको, वाराणसी को जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आपसे और कुछ प्रश्न पूछता हूं, उनका जवाब दीजिए। योग नगरी किसे कहते हैं, इसका आपको जवाब देना है। योग नगरी की आप मुझे बताओ, हजारों मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं। देखिए, मंदिरों का शहर हो गया, फिर हजारों मंदिरों का शहर। आप कंटेंट देखिए, कंटेंट देखिए आपको किस प्रकार से मिल रहा है। हजारों मंदिरों का शहर किसे बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, और आप मुझे बताइए, और बताइए, भारत की स्कूल राजधानी किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपके लिए नया होगा, भारत की स्कूल राजधानी किसे कहते हैं। अच्छा, आप मुझे और बताइए, मोतियों का शहर किसे कहते हैं, ये भी बताइए। क्या, मोतियों का शहर किसे कहते हैं, ये भी आप बताइए। इतने प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि भारत की जो स्कूल राजधानी है वो कहते हैं देहरादून को। किसको कहते हैं, देहरादून को कहते हैं। ये बात आप याद रखिए। इसलिए देहरादून में आपने सुना है, फिल्मों के जो फिल्म एक्टर हैं उनके बच्चे और जो एक्टर बहुत से थे वो यहाँ पढ़ के गए हैं। हजारों मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं, कांचीपुरम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कांचीपुरम को बोलते हैं। ये बात भी याद रखिएगा, कांचीपुरम को बोलते हैं। योग नगरी किसको बोलते हैं, ऋषिकेश को बोलते हैं। योग नगरी किसको बोलते हैं, ऋषिकेश को बोलते हैं। और मोतियों का शहर किसे बोलते हैं, बोलते हैं हैदराबाद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हैदराबाद को बोलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न पूछा था, उसमें मैंने आपसे 4 और प्रश्न पूछ लिए। योग नगरी, ऋषिकेश, हजारों मंदिरों का शहर कांचीपुरम, भारत की स्कूल राजधानी देहरादून, मोतियों का शहर हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा। मतलब वो कह रहा है, जब नई नई, जैसे क्या हुआ कि अब ईवी वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के वाहन आ गए हैं, तो इनसे क्या हुआ, इनसे क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल आया तो इनसे क्या हुआ, इनसे ये हुआ कि जो खनिज तत्वों की, जैसे कि जो नीचे से गैस निकाली जा रही, जिनका जो भंडार है वो लिमिटेड है, जो खत्म हो जाएंगे आगे चल के, उनका उपयोग, उन पर दबाव कम पड़ेगा। ठीक, अब सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को, सूर्य तो क्या है कि अब इसका को, हम जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी जीवित रहे, सूर्य रहेगा ही रहेगा। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर ली तो क्या हुआ, बाकी ऊर्जा, बाकी जो वैसी ऊर्जा है उनकी बचत हो गई, और मनुष्य को क्या, पर्यावरण का लाभ हो गया। तो क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रदूषण और खपत में क्या आएगी,
कमी आएगी। क्या होगा, प्रदूषण और खपत में क्या हो जाएगा, कमी आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई। अगर सीधी सी बात है, अगर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अगर कुछ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से क्या है, प्रदूषण प्रदूषण के और प्रदूषण में कमी आ गई और खपत भी कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? ये भी प्रश्न यूपी लेखपाल का प्रश्न है। यूपी लेखपाल 2022 में जो हुआ था पेपर, उसका ये प्रश्न है। तो किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो दिया गया आपको हैदराबाद में। किसको, हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद की कब ये कार्रवाई कब हुई थी, ये हुई थी सितंबर 1948 में। ठीक है, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, इन्होंने सेना भेज दी थी, पुलिस कार्रवाई भेज दी थी। क्यों, क्योंकि इनका जो उस समय जो नवाब था जिसका नाम था मीर उस्मान अली खान आसफ जहां सेवेंथ, वो क्या कर रहा था, उसने ना तो अपने आप को पाकिस्तान में जाने को कहा, ना भारत में शामिल, उसने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। तो स्वतंत्र रहेंगे, अब भारत के बीचों बीच कोई ऐसा राज्य जो स्वतंत्र हो, सपोज दैट अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा होता, जैसे बांग्लादेश पहले था, तो कितनी समस्या उत्पन्न होती हम भारतीयों के लिए। तो क्या हुआ, सरदार पटेल जी ने इस मैटर को सॉल्व करा, उसका नाम रखा ऑपरेशन पोलो कूट, ऑपरेशन पोलो नाम रखा। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो नाम रखा। आप मुझे और बताइए, इसको पोलो नाम क्यों दिया गया, ये आप बताओ। पोलो नाम क्यों दिया, पोलो नाम इस वजह से दिया गया, जब ये सब काम हुआ था तो उस समय सर्वाधिक जो पोलो के फील्ड थे वो हैदराबाद में थे, इस वजह से इसका नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया। ये पीसीएस लेवल का प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये ऑपरेशन पोलो में पोलो नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि बहुत उस समय क्या होता था, सर्वाधिक जो पोलो के फील्ड थे वो आपके कहाँ थे, वो हैदराबाद में ही हुआ करते थे, इस वजह से उसका नाम ऑपरेशन क्या रखा गया, ऑपरेशन पोलो रखा गया था। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, इसका आपको जवाब देना है। तो अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं की जन्म तिथि है। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर सुभाष चंद्र बोस जी की और बात करें, सुभाष चंद्र बोस जी की और बात करें, तो इन्होंने हरिपुरा में जो कांग्रेस अधिवेशन था, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो आपका 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद में हरिपुरा के बाद में आपका जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 हुआ था, इसकी भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन गांधी जी से मतभेदों के कारण इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए किस प्रकार से प्रश्न रिलेट होता है, और आपको रिलेट करना है और चीजें आपको याद होती जाएंगी। देखो, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की, लेकिन गांधी जी से मतभेदों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने अपनी एक अलग अलग पार्टी बनाई, इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना कब की, 1939 में। तो अगर आपसे ये प्रश्न कई बार पीसीएस से लेके चपरासी तक के प्रश्न में पूछा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अब अपने मेन प्रश्न पर आते हैं, अब अपने मेन प्रश्न आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, ये कहा था आपने के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों, ये प्रश्न मैं आपके लिए फिर से लेके आया, क्यों, क्योंकि अब मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल बताऊंगा। चलो बताता हूँ। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, फिर से मैं आपको रिवाइज, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था वो कब था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 63 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम क्या था,
माता का नाम क्या था? महामाया था या माया देवी था। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनका नाम राहुल था। ये सब बातें बिल्कुल आपके दिमाग में छपनी चाहिए। इनके घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। इनके सारथी का नाम क्या था? ये था चन्ना। ये सारे प्रश्न पूछे गए, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें सारथी वाला प्रश्न तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारथी वाला जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इन्होंने 29 कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? गृह त्याग कितनी वर्ष की आयु में किया था? 29वें वर्ष किया था। जो गृह त्याग की घटना थी, घर से निकलने की घटना थी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। किसी को इसमें कोई दिक्कत, इसको किसी किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, इसको और डिटेल में लेके जाना है, तो वो भी मैं लेक्चर आपके लिए लेकर के आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आपको जवाब देना है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो आपको मैं बता देता हूं कुछ बातें। संविधान के भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए। संविधान के भाग 3 में आपको क्या दिए गए? मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए। वो जो हमें क्या क्या देता है? हमें समानता का अधिकार देता है। हमें दूसरा क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इनके अनुच्छेद यहाँ आपने लिखने हैं। जब तक मैं इधर लिख रहा हूँ, अनुच्छेद उधर लिखते चलो। इसकी स्वतंत्रता के बाद समानता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। शोषण के, आप कंटेंट देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद में धर्म की अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हो गए। सांस्कृतिक एवं, राइटिंग मेरी बहुत खराब है। दूसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, अब जो समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से आपका 18 में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये 19 से लेके 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ये आपका 23-24 है। धर्म की स्वतंत्रता को जो अधिकार है, ये आपका 25 से लेके 28 है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है जो आपका, ये 29 से लेके आपका 30 तक है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है, ये आगे आपको बताएंगे। संविधान की आत्मा कहा, ये बात याद रखिए। तो अगर पूछा जाए आपसे कि B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा 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 कौन है, तो आपको क्या बताना है? क्या बताना है आपको? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो कहा है? अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। जो आपका अनुच्छेद आपका 21 है, अनुच्छेद 21 है, इसी में आता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है, ये आप याद रखिएगा। राइट, निजता का अधिकार जो है, अनुच्छेद 21 में ही आता है। ये बात आप याद रखिएगा। ये बात आप याद रखिएगा, निजता का जो अधिकार है वो इसमें। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार जो है आपका, ये चिकित्सा के क्षेत्र में जाता है। बीसी राय जो थे, विधान चंद्र राय जी थे, ये वेस्ट बंगाल के पहले सीएम थे, पश्चिम बंगाल के पहले सीएम थे। ठीक है, ये डॉक्टर थे, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी काम किया, इसलिए भारत में जो बीसी राय पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी की जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? इसका आपको जवाब देना है। तो सती प्रथा जो है वो आपको
किसने समाप्त किया था, कब किया था, ये भी आपको जवाब देना है। तो सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। 1829 में समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतनी आगे आप मुझे एक प्रश्न बताओ कि बंगाल का, सॉरी बगल लोग बंगाल, आप मुझे एक बात बताओ, गवर्नर कौन था? ठीक है, और आप मुझे बताओ स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? ये दो प्रश्नों के आप जवाब दो। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था उसका नाम था आपका रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय जो थे उनका नाम क्या था? श्री राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इन्हें लोग राजा जी भी बोलते थे, इन्हें लोग राजा जी भी बोलते थे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आप डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो आपके 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक है। इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं, इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले तो क्या है? समाजवादी सिद्धांत है, सिद्धांत है। उस दूसरे क्या है आपके? गांधीवादी सिद्धांत है। तीसरे क्या है आपके? तीसरे हैं आपके उदार और बौद्धिक। उदार और बौद्धिक सिद्धांत है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। एक और आप याद रखिए, गांधीवादी सिद्धांत में ही आता अनुच्छेद 40, जो कि बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की, जो कि बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको अगर लग रहा है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा, देखो जल्दी क्या है, बहुत सी चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी। जो लोग नए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट लेते चले या फिर अपने नोट्स बनाते चले। और जितनी चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ, जब मैं अगला कोई प्रश्न लेके आऊंगा इससे रिलेटेड, तो मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, उसको ऐसे ओरली बोल दूंगा, आपका रिवीजन करा दूंगा। तो क्या है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और नया नया कंटेंट भी आपका तैयार होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, इसका आपको जवाब देना है। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से? साबरमती से शुरू किया था। और कहां तक लेके गए थे? दांडी तक लेकर गए थे। दांडी कहाँ पड़ता है? ये नौसारी जिले में, आज के नौसारी जिले में। ठीक है, कब ये यात्रा हुई थी आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट। 12 मार्च 1930 से लेकर के ये यात्रा जो है आपकी 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। 24 डेज तक ये यात्रा चली थी। कितने किलोमीटर की थी ये आपकी? 390 किलोमीटर या फिर 240 मील? ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 240 मील चली थी। इतना बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको याद रखनी है। साबरमती से शुरू हुई, दांडी जाकर के क्या हुई थी? समाप्त हुई थी। तो कहां से शुरू किया था? साबरमती से शुरू किया। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रूलिंग प्लान लागू किया गया था? रूलिंग प्लान लागू किया गया था, ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसने लागू किया था? ये जनता पार्टी जो की समय सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सत्ता चली गई थी, जनता पार्टी जी की सरकार थी। उसमें जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, ये कब से कब तक चली? ठीक है, ये आपकी 1978 से लेकर के 1980 2 वर्ष के लिए चली, 2 वर्ष के लिए चली। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है? ये प्रश्न मैं आपको पहले करा चुका हूं। कहा है? कानपुर में है। कहा है? कानपुर में।
NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी कानपुर में ही है, ये बात में आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? यह था आपका 1986 में आया था। अब इसमें मैं आपसे कुछ और पूछता हूं, आप मुझे बताओ, पॉस्को एक्ट आजकल बहुत चर्चा में है, पॉस्को एक्ट कब आया था ये आप बताओ। आप मुझे बताओ बायोडाइवर्सिटी एक्ट। अब अंग्रेजी में ही लिख के पूछता है वो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट मतलब जैव विविधता अधिनियम कब आया था? आप मुझे बताओ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निवारण एक्ट कब आया था? आप मुझे बताओ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो पॉस्को एक्ट जो था आपका वो कब आया था? 2012 में आया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में आया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपका 1998 में आया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कब आया था? 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां। ये एनटीपीसी का जो एग्जाम हुए थे उसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कितनी अनुसूचियां? 6 अनुसूचियां। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग जो छोटे चैनल वाले लोग हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं उनका भी हौसला बढ़े। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध देखिए, भाग 10 जो है आपका, ये SC ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात करता है। भाग 11 जो है आपका केंद्र राज्य संबंध मतलब केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। तो इसी में जो है आपका क्या आता है? वित्तीय संबंध आते हैं। इसी में आपका केंद्र और राज्यों के बस केंद्र और राज्य बोल दिया ना, तो भाग 11 इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से स्थित है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ धूपगढ़ चोटी पड़ती कहाँ है? धूपगढ़ चोटी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने मीटर ऊंची है? ये आपकी 1352 मीटर ऊंची है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किसका? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पड़ती है? सतपुड़ा रेंज में पड़ती है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पड़ती है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस मनाते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 23 जनवरी को मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था, इसका बॉक्स आप कमेंट में करके बताएंगे 23 जनवरी को क्या मनाते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक प्रश्न आप और मुझे बता दो, विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। 3 विधा सूचियों का प्रावधान है, इसका आपको जवाब देना है। 3 विधा सूचियों का प्रावधान, तो इसमें आपकी एक तो अनुसूची 4 दी गई है। पहला ऑप्शन क्या है? अनुसूची 4 है। अनुसूची 4 में क्या कहा गया है? अनुसूची 4 में आपसे क्या किया गया? ये कहा गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात की गई है। राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात की गई है। और आपसे पूछा है कि 3 सूचियां, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी सूचियां आती हैं? एक आपकी आती है केंद्र की सूची, केंद्र सूची। दूसरी कौन सी आती है आपकी? राज्य सूची। और तीसरी आती है आपकी समवर्ती सूची। केंद्र की जो सूचियां, उसमें केंद्र की जो सूची है, ठीक है, उसमें केंद्र कानून बनाएगा। राज्य की जो सूची है उसमें राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों
बना सकते हैं कानून, लेकिन अगर टकराव की स्थिति होती तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये मैं आपको पहले भी बताया था, रिवीजन के लिए मैं लेके आया, ये आपके विमल जावलान। कौन है? विमल जावलान है आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन काफी डिटेल में कराए, कुछ क्वेश्चन आपको कम डिटेल में कराए, तो आपको ऐसे मिला जुला लेकर चलना, आपको जो पिछले लेक्चर है उनको रिवीजन करते हुए भी चलना है, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ और भी क्लासेस लेकर के आऊंगा, हिंदी की क्लासेस भी आपके लिए लेके आऊंगा, कुछ टॉपिक वाइज या जैसे भी हो सकेगा मैं लेकर के आऊंगा। तो ठीक है, फिर सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मन लगाकर पढ़िए, धन्यवाद।